पर्यावरण के मुद्दे को आपने उठाया, इसलिए और भी आपका जो मैं जो है धन्यवाद देता हूँ। सर, अभी वर्तमान परिस्थितियों में पर्यावरण दूषित हो रहा है, लोगों को समस्याएँ हो रही, बीमारियाँ हो रही हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, इसके बारे में मुझे ये कहना है कि भारत ही नहीं, पूरा विश्व जो है पर्यावरण से प्रभावित है। और जनरली आपने देखा होगा कि जब पर्यावरण की बात होती है तो हम लोग विश्व फोरम पर भारत को कटघरे में लोग खड़ा करने की कोशिश करते हैं, या गरीब देश जितने थे पुराने, भारत आज गरीब नहीं रहा, लेकिन अभी मानसिकता वही बनी हुई है कि चूंकि ये डेवलप कर रहे हैं इसलिए पर्यावरण का सारा दारोमदार इनके ऊपर है, जबकि सत्यता इसके विपरीत है। सबसे ज़्यादा पर्यावरण खराब करने वाले में अमेरिका, रशिया, ये बड़े बड़े कंट्रीज़ हैं जो जिम्मेदार हैं, और ये चाहते हैं कि इनकी जिम्मेदारी पर्यावरण ये खराब करें और सारे सैंक्शंस हम अपने यहाँ लगा के अपनी जनता करें। भारत की आबादी 135 करोड़ है, बहुत बड़ी जनसंख्या है, जो अपने आप में एक एसेट है, लेकिन साथ साथ बहुत बड़ी लाइबिलिटी भी है, क्योंकि पर्यावरण के दृष्टि से इतना बड़ा कंजम्पशन, सारा व्हीकल, इतने लोगों की जो है डिमांड एंड सप्लाई को पूरा करने में बहुत सारे इन्वायरमेंटल कंप्रोमाइजेस करने पड़ते हैं। सर, जैसे आप कह रहे हैं कि जनसंख्या, तो क्या जनसंख्या पर्यावरण को दूषित करने में अहम रोल है जनसंख्या का? ऐसा कह सकते हैं क्या? हाँ, बिल्कुल है, बिल्कुल है। देखिए, जिन संसाधनों पर किसी ज़माने में 1932 में 32 करोड़ लोग जो है डिपेंड करते थे, संसाधन तो हमारे, देखिए, ज़मीन बढ़ नहीं सकती, जंगल बढ़ नहीं सकते हैं, खेती जो है वो एक्सपेंशन हुआ, चूँकि जंगलों को काट के खेत बनाए गए। आपको मालूम ही है, तराई वराई के क्षेत्र में जंगल जो था उसको काट के तमाम जगह पे खेती, जब खेती का एक्सपेंशन हुआ तो एट द कॉस्ट ऑफ फॉरेस्ट ही हुआ है। उसी नदियों पर, उसी जल संसाधन पर, उसी मिट्टी पर, उसी जमीन पर, उसी जंगल पे वही आबादी 32 से 132 करोड़ हो गई, तो निश्चित रूप से दबाव पड़ा है। यद्यपि इस दबाव को कम करने के लिए विभिन्न सरकारों ने समय समय पर, हमारे 70-75 साल जो हो रहे हैं, हम अमृत महोत्सव भी मना रहे हैं आज, तो मैं ये देखता हूँ कि सरकारों ने बहुत प्रयास किए, लेकिन जनसंख्या एक बहुत बड़ा कारक थी जिसने इन चीज़ों पर दबाव डाला, हमारे प्राकृतिक संसाधनों पर, और बदले में उससे हमने रास्ते भी निकाले। जैसे केवल हम पहले जंगलों में केवल जंगल के प्लांटेशन, उनका कंजर्वेशन की बात करते थे। जब हमारा दबाव बढ़ा और लकड़ी की डिमांड बढ़ी, ये सड़ी, तो हमने सोशल फॉरेस्ट्री का इजाद किया कि हम शहरों में भी जो है जंगल के बाहर एक ऐसा जो है हम तंत्र स्थापित करें जो इस सारी डिमांड को, लोगों के मकान की लकड़ी को, उनके चूल्हे को, उनके जो है जीवन यापन के लिए जो है जो वानिकी प्रोडक्ट्स हैं वो मिल पाए। तो सोशल फॉरेस्ट्री का आविष्कार हुआ। बाद में जो है उससे भी जो है दबाव बढ़ता रहा। फिर हमने जो लोगों को जो है वो संयुक्त वन प्रबंध के तौर पर पब्लिक को भी जोड़ने की कोशिश की, क्योंकि आखिरकार स्टेक होल्डर में सबसे बड़ा स्टेक होल्डर कौन है? देश की जनता। तो पहले एक कंसेप्ट थी हमारी कि जंगल का हम लोग एज ए डिपार्टमेंट ओनर हैं। ये बाद में गलती समझ में आई कि गलती नहीं, ये इवॉल्व हुआ कि नहीं नहीं, ओनर कोई नहीं है, वेलफेयर स्टेट है, तो जनता ही सबसे बड़ी इसकी स्टेक होल्डर है। तो हमने जनता को प्रबंध तंत्र में शामिल किया। लेकिन निश्चित रूप से आप जो पूछ रहे हैं, बहुत बड़ी जनसंख्या निश्चित रूप से ये पोल्यूशन में भागीदार इस तरह से है कि बढ़ी हुई आबादी का मतलब है बढ़े हुए घर, बढ़ा हुआ जल की डिमांड, वायु की डिमांड, उसके बाद जो है लकड़ी की डिमांड, वानिकी प्रोडक्ट्स की डिमांड। तो अगर ये जनसंख्या हमारी शायद एक निश्चित अनुपात में होती जितना रिक्वायरमेंट था, तो हम बेहतर होते। अच्छा सर, जैसे अभी आप कह रहे हैं जनसंख्या को लेकर, इसमें जैसे पराली को लेकर भी प्रशासन ने कदम उठाए, किसानों की पराली को लेकर, तो क्या पराली और इंडस्ट्रीज को देख लिया जाए तो दोनों में क्या सबसे ज़्यादा प्रदूषण कौन कर रहा है, या पराली के माध्यम से, या ऐसे कुछ क्या रहा? देखिए, पराली तो आपने देखा पिछले कुछ नया ट्रेंड हुआ है, 7-8 सालों से इस पर जो है ध्यान हुआ। जब दिल्ली में बहुत ज़्यादा पोल्यूशन फैलने लगा तो ये हुआ कि सीधा रोपण किया गया कि पराली पराली पराली। आप बहुत गहराई में जाएंगे, निश्चित रूप से पराली एक बहुत बड़ा जो है कारण है, लेकिन दिल्ली की आप आबादी देखिए, उसके वेहिकुलर मूवमेंट को देखिए, ट्रैफिक मूवमेंट को देखिए, वेहिकुलर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है। नंबर दूसरा, दिल्ली में जो है काफ़ी प्लांटेशंस हुए हैं, और दिल्ली एनसीआर रीजन में पूरे कहिए, लेकिन पराली के से ज़्यादा जो कंस्ट्रक्शन जो चल रहा है धुआंधार, आप देखिए पूरा नोएडा, ग्रेटर नोएडा या दिल्ली के आसपास जितने भी नए इलाके पूरे,
कंस्ट्रक्शन के दौरान इतना ज़्यादा पोल्यूशन है कि वो अपने आप में एक मेजर कंट्रीब्यूटर है। और जब फॉग या डेंस विंटर्स आते हैं तो खासकर जब पराली वराली का अवसर होता है उसी में उसको भी जोड़ दिया जाता है। सबसे इजी टारगेट किसान हो जाता है। तो हम लोग कह देते हैं किसान किसान पराली जो है, पराली आज से नहीं ट्रेडिशनली जलती रही, लेकिन तब इतनी स्थिति खराब नहीं थी। अब वो निश्चित रूप से कंट्रीब्यूट कर रही है, लेकिन उसका असर अब व्यापक हो रहा है। अच्छा सर, अभी अगर कह सकते हैं कि पर्यावरण के कई रूप हैं, तो इसमें कौन सा ऐसा प्रदूषण है जो सबसे ज़्यादा नुकसानदायक है और जो मानव के लिए घातक हो रहा है? इस पे कौन सा था? देखिए, पोल्यूशन जब आप कहते हैं तो एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, जो है साउंड पोल्यूशन, और मेडिकल जो है हेल्थ हजार्ड हैं, वो तमाम उससे भी जुड़े हुए हैं। सारे कौन सा ज़्यादा घातक है ये तो शायद इसकी एनालिसिस अभी हम नहीं कर सकते हैं। सभी घातक हैं। अगर हमारा देखिए ऑक्सीजन की मात्रा जो है कम होकर कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती है, तो आज जो है बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स जो है, अस्थमा के बहुत ज़्यादा रोगी हो रहे हैं। आप देखिए कि हर चौथा आदमी आपको खांसता मिल रहा है। नहीं सर, अभी तो ऑक्सीजन की अगर कमी, तो अभी तो ऑक्सीजन की कमी हुई कोरोना में भी। तो इसमें मुख्य ऐसे कौन से पौधे लगाए जाएं जिनमें ऑक्सीजन या इस तरीके की चीज़ें डेवलप हों और अच्छा चीज़ें? आपने जो सवाल पूछा ऑक्सीजन कमी, देखिए ऑक्सीजन की जो कमी हुई मेडिकल ऑक्सीजन की थी। वैसे तो ऑक्सीजन वातावरण में होता है, डायरेक्ट आप ऑक्सीजन जो मिलती है हमें, अगर उसमें जो है वेहिकुलर पोल्यूशन होगा, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन होगा, और जो हमारी नदियों में जो तमाम फैक्ट्रीज के ट्रेनरीज का और इंडस्ट्रियल वेस्ट जा रहा है, हमारे शहरों का पूरा सीवर का पानी जो है गंगा यमुना और सहायक नदियों में जो जा रहा है, ये सारा पोल्यूशन कारण है। ऑक्सीजन की कमी तो वो पड़ी जब आदमी को सांस लेने में दिक्कत हुई, वो एक कोविड सिचुएशन के दौरान था। ऐसे में भी ऑक्सीजन कहते हैं कि अभी वो सांस लेना जो दिल्ली में सांस लेना और जगहों पे सांस लेना कहते हैं दिक्कत हो रही, तो वो उसमें भी जी, उसमें ये है कि देखिए प्लांटेशंस बहुत लार्ज स्केल पे किए जाने चाहिए, और केवल प्लांटेशन करने से ही काम नहीं चलने वाला है। इसके लिए मल्टी प्रॉन्ग्ड स्ट्रेटेजी चाहिए। आपको व्हीकल की संख्या भी आपको एक निश्चित करनी पड़ेगी। दूसरी बात है, आपको जो है ऑक्सीजन के बढ़ाने के लिए ये प्रयास करना पड़ेगा कि ऑक्सीजन के बढ़ाने का क्या है, ऑक्सीजन एक लिमिट के बाद जो है नहीं बढ़ सकती है। आप कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को कंट्रोल कैसे करेंगे? जब हम कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कंट्रोल करते हैं तो इसका मतलब हम चाहेंगे हम पेड़ पौधे लगाएं। पेड़ पौधे में जो बहुत ही अच्छे जैसे पुराने पेड़ हैं, पीपल है, बरगद है, पाकड़ है, गूलर है, नीम है, इन सबको लगाने से क्या होता है, ये ज़्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करते हैं। तमाम पेड़ ऐसे हैं जो कमर्शियल स्पीशीज जैसे पॉपुलर हुआ, इक्लिप्टस हुआ, फास्ट ग्रोइंग है, तो इनकी फास्ट ग्रोइंग स्पीशीज है, ये भी ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड संसे, लेकिन 5 साल बाद आप काट देते हैं, 7 साल बाद आप काट देते हैं, तो उतना रिलीज हो जाती है। तो मेरा ये कहना है कि एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग बना के ऐसे प्रजातियां जो भारत की नेचुरलाइज्ड प्रजातियां जो यहाँ की हैं, जो एग्जॉटिक नहीं है, उन सबको जो है ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लगाना पड़ेगा। लेकिन आप किसी के घर में, किसी के खेत में ज़बरदस्ती बरगद पीपल पाकड़ नहीं लगा सकते हैं। ये तो वेस्ट लैंड पे ही लगेगा। तो ऐसी दशा में हमारा स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि जहाँ पर पेड़ सब जगह लगे, खेत में किसानों को एग्रो फॉरेस्ट्री के माध्यम से, पंचायत लैंड में जो है ये सब लगे, जहाँ जो पेड़ मुफीद हो, जो सुटेबल हो, वो लगाया जाना चाहिए। इसमें ये सब आपके जो है पोल्यूशन से रिलेटेड बहुत सारे हैं। जैसे हम शहरों में कहते हैं स्नेक प्लांट है, बॉटल पाम है, और ड्रेसिना की 1-2 वैरायटी है, बैम्बूज की कुछ जो है वैरायटी, इनको लगाएं तो काफ़ी कुछ जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं, हमको ज़्यादा ऑक्सीजन बढ़िया सुलभ होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे कमलेश कुमार पांडे जी, जिन्होंने पर्यावरण को कैसे सुरक्षित किया जा सकता है या पर्यावरण को शुद्ध कैसे किया जा सकता है, किन पौधों को लगाया जाए, किन बातों का ध्यान रखा जाए, इन्होंने खुलकर इस बात को बताया। कैमरा पर